हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। पहला चैप्टर 1.1 एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। जानते हैं, वो बंदा जो आपका हाथ देखकर भविष्य बताता है उसे ज्योतिषी कहा जाता है, बराबर। तो ऐसे ही किसी ज्योतिषी की कहानी है ये। उसके लाइफ में एक दिन ऐसा गुजरता है जो कि यादगार बन जाता है। वही बात इस चैप्टर में लिखी गई है, उसी कहानी को आपको समझना है। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले कहानी को शॉर्ट में बताता हूँ, उसकी समरी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। इस कहानी में जो बंदा ज्योतिषी है वो एक किसान का बेटा होता है, ठीक है। यानी उसके पिताजी किसान है और उसका एक फ्रेंड रहता है जिसका नाम है गुरु नायक। एक दिन वो दोनों शराब पीते हैं और बुरी तरीके से झगड़ा कर लेते हैं आपस में। कौन? एस्ट्रोलॉजर और उसका फ्रेंड गुरु नायक। कहानी में जो बंदा ज्योतिषी है यानी एस्ट्रोलॉजर है, पहले किसान का बेटा था। झगड़े में गुरु नायक को मार देता है और उसे कुएं में फेंक कर भाग जाता है। अब कुएं में फेंक देता है, उसे लगता है कि गुरु नायक मर गया, पर रियलिटी कुछ और ही होती है। जानते हैं वो क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर अपना घर छोड़ के भाग जाता है। इतना भागता है कि भागते भागते दूसरे गांव में पहुंच जाता है, कम से कम 200 मील की दूरी पर। और जानते हैं, गांव के लिए 200 मील पुराने जमाने की बात है, एक समंदर को पार करने की जितनी बड़ी बात थी 200 मील पार करना। इसलिए उसने सोचा कि चलिए यहाँ पर मुझे छुप के रहना है, तो एस्ट्रोलॉजर बन जाता हूँ, ठीक है। कोई पहचान नहीं पाएगा, जिससे मेरे दुश्मन मुझे नहीं पहचानेंगे और फिर मार नहीं पाएंगे मुझे। लेकिन एक्चुअली स्टोरी में क्या होता है, जो हमारा गुरु नायक बंदा है वो मरा नहीं होता है, वो जिंदा रहता है। उसे कोई बचा लेता है, समझ में आ रहा है? उसे कोई बंदा बचा लेता है। करता क्या है, वो उसकी खोज करते रहता है, उसको ढूंढता रहता है। किसको? ये जो बंदा एस्ट्रोलॉजर है ना, जिसने उसे मार के फेंक दिया था, इसे ढूंढते रहता है कि हाँ वो मिल जाएगा तो मैं बदला लूंगा। समझ आ रहा है? एक दिन जब वह ज्योतिषी घर जाने के लिए अपना सामान अपने थैले में रखता होता है, तभी गुरु नायक जो बंदा है वो उसके पास आता है। काफी अंधेरा हो चुका है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पहचान भी नहीं पा रहे हैं। समझ में आया? उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं, वह ज्योतिषी उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाता है, अंत में क्या होता है, यह सब जानने के लिए स्टोरी को आपको पूरा सुनना पड़ेगा। तो चलिए, इस रहस्य को तो भाई मैं लास्ट में ही खोलूंगा। जिस तरीके से स्टोरी डिजाइन की गई है, बस आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मुझे स्टोरी पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेसन। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, हर एक चीज समझेंगे। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके लेखक के बारे में जान लेना अच्छा होता है। तो चलिए जानते हैं इनका नाम क्या है और इनकी विशेषता क्या है, ये क्या क्या इन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे फेमस हुए, सारी बातें समझ लेते हैं। इनका नाम है R.K. नारायण। ये 1906 से लेकर 2001 तक थे, यानी अब ये नहीं रहे, इनकी डेथ हो चुकी है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, देख रहे हैं इतना बड़ा नाम है इनका। वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन, वन ऑफ द बेस्ट नोन मतलब बहुत सारे फेमस लोगों में से ये एक है। वन ऑफ द बेस्ट का मतलब वन ऑफ द बेस्ट नोन, फेमस में से एक, प्रसिद्ध में से एक है। नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, एमंग इंडियन इंग्लिश राइटर, यानी भारत में जितने भी इंग्लिश में नॉवेल लिखने वाले लोग हैं ना, उनमें यानी प्रसिद्ध लोगों में से एक है। ही इज ऑथर, ये भाई ऑथर है, लेखक ऑफ 14 नॉवेल्स। इन्होंने 14 नॉवेल्स लिखा है, 5 वॉल्यूम्स भाग ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों के 5 भाग भी लिखे हैं। अ नंबर ऑफ ट्रेवलॉग्स, यात्रा विवरण, तो अ नंबर ऑफ ट्रेवलॉग्स, इन्होंने कई ट्रेवलॉग्स भी बनाए हैं, मतलब लिखे हैं। एंड हैज अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट। और क्या कहा जा रहा है कि कलेक्शन, संग्रह ऑफ नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन मतलब जो काल्पनिक नहीं हो, वास्तविक हो, वास्तविक चीजों पे भी इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। यानी उसके कलेक्शन का श्रेय, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिखने का भी श्रेय इनको जाता है। यानी कहने का मतलब है ये खाली काल्पनिक बातें नहीं लिखी, बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं जो रियल फैक्ट पे आधारित है। ही ऑल्सो रोट हिज मेमो, इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की जीवनी भी लिख डाली। नाम क्या रखा था जानते हैं? माई डेज, मेरे दिन। 1975 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। नारायण क्रिएटेड इमेजिनरी टाउन, नारायण ने बना दिया इमेजिनरी, काल्पनिक, टाउन मतलब होता है शहर या फिर कस्बा, ऑफ मालगुड़ी, दक्षिण भारत में। ऐसा लोगों को लगने लगा कि हाँ दक्षिण भारत में सच में ऐसा मालगुड़ी नाम का कोई कस्बा है, शहर है, ठीक है।
वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, रियलिस्टिक वास्तविक, जहां पे रियल के कैरेक्टर्स रहते हैं, ऐसा लगने लगा लोगों को, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे तरीके से लिखा ना कि वो पढ़ने के बाद ऐसा मन में फीलिंग आ जाता है, आंखों के सामने दिखने लग जाता है। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन अ टाइपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड, टाइपिकली आमतौर पर, इंडियन सेटिंग भारतीय तौर तरीकों पे जीने वाले, लिव्ड एमिड के बीच, अनप्रिडिक्टेबल जिसकी कल्पना न की जा सके, प्रिडिक्शन नहीं किया जा सके, इवेंट्स घटनाएं, ऐसी घटनाएं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी घटनाओं के बीच में भारतीय तौर तरीकों पर रहने वाले कुछ लोगों के रियलिस्टिक कैरेक्टर, वास्तविकता को उन्होंने दर्शा दिया। समझ में आ रहा है? यानी क्या किया, एक मालगुड़ी नाम का शहर बना डाला, उसमें कुछ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स भी बना दिए कि ये बंदा वहां पर रहता है, और उनके बारे में लिख डाला कि वहां किन कठिनाइयों से वो जी रहे हैं। सारी बात एकदम रियल लगेगा, आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा सच में वैसा है। हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड, लिमिटेड इन कंपैशनेट, दयालु, और ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। यानी ये जो कहानियां लिखते हैं ना, वो दयालु मानवतावाद तक सीमित होती हैं। मतलब भड़काऊ बातें नहीं लिखते, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड सेलिब्रेटेड द ह्यूमर, हास्य, भाई आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। एंड एनर्जी, ऊर्जा, ऑर्डिनरी लाइफ, सामान्य जीवन, यानी सामान्य जीवन के हास्य और ऊर्जा पर आधारित ये स्टोरीज लिखते हैं, जिनको पढ़ के आपको हंसी आ जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंपल स्टाइल, इनकी जो कहानियां हैं वो कैरेक्टराइज्ड, विशेषता, यानी इनकी कहानियों की जो विशेषता रही है वो क्या है, सिंपल स्टाइल, बड़े ही सरल भाषा में लिखते हैं, ये साधारण शैली को दर्शाते हुए लिखते हैं। एंड सटल ह्यूमर, सटल हल्का, ह्यूमर हंसी, यानी पढ़ के आपको हल्की हंसी भी आते रहेगी। ये सब इनके कहानियों की विशेषताएं हैं। अब आते हैं नारायण स्वामी के बारे में और कुछ समझते हैं। नारायण स्वामी इंट्रोड्यूस टू अमेरिकन रीडर्स, नारायण स्वामी की जो किताबें थीं उसको अमेरिकन रीडर्स के सामने रखा गया 1952 में। किसने रखा भाई, मिशिगन, मिशिगन जो है ये अमेरिका का एक राज्य है, समझ में आया। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, यानी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, वहां एक यूनिवर्सिटी प्रेस है जिन्होंने ये बुक, इनकी किताबों को छाप दिया और अमेरिकन रीडर्स को पढ़ने के लिए दे दिया। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी किताबें दी गई भाई, एक तो स्वामी एंड फ्रेंड्स करके एक बुक थी जिसे छाप के उनको दे दिया गया। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में, द डार्क रूम 1938 में, देख रहे हैं एक एक साल के गैप पे दिया जा रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, आज जो कहानी आप पढ़ रहे हैं ना वो कहानी भी अमेरिका में दे दी गई अमेरिकन रीडर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। मिस्टर संपत 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1954, वेटिंग फॉर महात्मा 1955, द गाइड 1958 एंड मेनी अदर बुक्स। देख रहे हैं इतनी सारी किताबें अमेरिकन रीडर्स को दी गई पढ़ने के लिए। द गाइड, अभी भी बात किया ना द गाइड के बारे में, इनका जो उपन्यास है द गाइड, वो जिताया उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1961। समझ में आ रहा है, यानी उनका उपन्यास द गाइड ने उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिला दिया, जिता दिया। द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी ऑनर, मोस्ट कोवेटेड, कोवेटेड इच्छित, जिसे पाने की मन में इच्छा होती है, लिटरेरी साहित्य ऑनर सम्मान इन इंडिया, भारत में। भारत में ये जो पुरस्कार है ना ये बहुत बड़ा माना गया है, बहुत इच्छित है, प्रतिष्ठित है, जिनको लेने के लिए हर एक राइटर सोचता है। समझ में आ रहा है, तो ये इनको मिला। हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय, ये जो भी लिखते हैं ना इनकी राइटिंग, इनका लेखन डिस्टिंग्विश्ड, अंतर करना, मतलब इन्हें अलग दर्शा देता है। कैसे, बाय ह्यूमर, हास्य, एंड अनअफेंडिंग आयरनी, अनअफेंडिंग हानि रहित, हानि नहीं पहुंचाता है, आयरनी व्यंग्य, व्यंग्य भी होता है इसमें, व्यंग्य होता है किसी को दुख न देने वाला व्यंग्य, मतलब कुछ बातें कही जाएंगी जो आपके दिल को जरा भी ठेस नहीं पहुंचाएंगी। समझ में आया, जैसे आप अपने फ्रेंड को कैसे कोई बात कह के हंसी में उड़ा देते हैं, तो ऐसा ही ये लिखते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जिसे
बंदे क्या करते हैं, हंस के साइड कर देते हैं, उनके दिल को नहीं लगता। अ यूनिक इंडियननेस, जो भी बातें लिखते भाई उसमें भारतीयता एकदम झलकती है, एंड सिंप्लिसिटी और सरलता दिखाई देती है, विच इज अटरली, अटरली संपूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, चार्मिंग आकर्षक, एंड ऑथेंटिक वास्तविक, जो कि पूरी तरीके से आकर्षक है और वास्तविक है। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहता है कि इन बहुत ही सरलता है इनके अंदर, भारतीयता दर्शाते हैं, सरलता दर्शाते हैं, जो कि बिल्कुल आकर्षक और वास्तविक लगता है। नारायण टाइपिकली पोर्ट्रेज, नारायण खास करके पोर्ट्रेज चित्रित करना, नारायण खास करके चित्रित करते हैं द पेक्यूलियरीज, पेक्यूलियरीज असामान्य विशेषताओं को, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय रिश्तों को क्या करते हैं, ये असाधारण विशेषताएं बताते हैं। नारायण मुख्य रूप से चित्रित करते हैं मानवीय रिश्तों की असामान्य विशेषताओं को, एंड द आयरनीज ऑफ इंडियन डेली लाइफ, और आयरनीज व्यंग, इंडियन डेली लाइफ भारत के रोज के जीवन में जो भी व्यंग है ना, उसे वो दर्शाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। हिज स्टाइल इज ग्रेसफुल, इनका जो स्टाइल है, लिखने का जो शैली है वो ग्रेसफुल है, बहुत ही आकर्षक है। मार्क्ड बाय जीनियल ह्यूमर, जीनियल सामान्य, ह्यूमर हास्य, जिसमें सामान्य हास्य होता है, यानी आप पढ़ के हंसने लगेंगे, और एलिजेंस होता है, शिष्टता होती है, एंड सिंप्लिसिटी और सरलता दिखाई देती है। तो चलिए, हमने ये सब देखा कि भाई इनके लेख में क्या क्या विशेषताएं हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पंचुअली, ठीक समय पर, एट मिड डे, दोपहर के समय, ही ओपन हिज बैग, उसने अपना थैला खोला, एंड स्प्रेड, फैलाना, क्या फैला दिया, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अपने पेशेवर इक्विपमेंट, उपकरण, अपने पेशेवर उपकरणों को फैला दिया। क्या कहना चाहता है ये लाइन, ठीक समय पर दोपहर में उसने अपना थैला खोला और फैला दिया अपने पेशेवर उपकरण, विच कंसिस्टेड ऑफ, जिसमें क्या क्या शामिल है, चलिए देखते हैं। अ दर्जन ऑफ काउरी शेल्स, काउरी सीपियां, सेल्स सिप, यानी 1 दर्जन काउरी सेल्स सीपियां हैं। स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक स्क्वायर कपड़ा है उसके अंदर, स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ का मतलब स्क्वायर कपड़ा है, कैसा है, विथ अ ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर अस्पष्ट, माइस्टिक आध्यात्मिक, चार्ट ऑन इट, यानी उसके ऊपर अस्पष्ट रूप से दिखने वाला आध्यात्मिक चार्ट है, एक चार्ट बना हुआ है जिसको देख के वो भविष्य बताएगा भाई। और नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है, एंड अ बंडल ऑफ पैल्मेरा राइटिंग, और भोजपत्र है, भोजपत्र जानते हैं, पत्तों के ऊपर कुछ कुछ बातें लिखी होती हैं, वही बातें लिख के उसका बंडल बना के वो रखते हैं। तो उनके पास अ बंडल, एक बंडल पैल्मेरा राइटिंग भी था, भोजपत्र भी था। हिज फॉरहेड, तब माथा, उनका जो माथा था, वॉज रिस्प्लेंडेंट, चमक रहा था, उनका माथा चमक रहा था, विथ सेकर्ड ऐश, पवित्र, ऐश राख, तो पवित्र राख से उनका माथा चमक रहा था, एंड वर्मिलियन, और सिंदूर, उन्होंने अपने माथे पर क्या लगा कर रखा था, पवित्र राख लगा के रखा था और सिंदूर लगा के रखा था, जिसकी वजह से उनका माथा क्या हो रहा था, चमक रहा था। एंड हिज आईज, और उनकी आंखें जो थी ना, वो स्पार्कल, चमक रही थी, विथ अ शार्प अब नॉर्मल ग्लीम, अब नॉर्मल असामान्य, शार्प तेज, ग्लीम चमक के साथ, की आंखें चमक रही थी तेज असाधारण चमक के साथ में, विच वॉज रियली एन आउटकम, जो वास्तविक रूप में आउटकम, परिणाम था, कंटिन्यूअल सर्चिंग, ढूंढना, लुक फॉर कस्टमर, वो लगातार अपने ग्राहकों को ढूंढ रहा था, यानी उसकी आंखें यहां वहां देख रही थी और कस्टमर्स को ढूंढ रही थी। बट लेकिन होता क्या है मालूम है, विच हिज सिंपल क्लाइंट, उसके जो सामान्य ग्राहक है वो क्या समझ लेते हैं मालूम है, उसकी जो आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं, समझते हैं कि इनके पास क्या है, दिव्य शक्ति है। टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, उनको लगता है कि भाई ये तो क्या है, सही भविष्यवाणी करने वाला प्रकाश है। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और इसी से उन्हें दिलासा मिल जाती थी, किसको, कस्टमर को। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा वहां पे बैठे रहता था और अपने कस्टमर को यहाँ वहां देखते रहता था, ढूंढते रहता था, जिसकी वजह से लोग जो आने और जाने वाले हैं जब उसको देखते तो उनको क्या लगता था कि
उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और इस बंदे से हम अपनी भविष्यवाणी करवाएंगे तो हमें जरूर सच पता चलेगा। यानी ये बंदा बिल्कुल सही कहेगा। लोगों को ऐसा कंफर्ट मिल जाता था, ऐसी दिलासा मिल जाती थी। द पावर ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों की जो शक्ति थी ना, वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड, कंसिडरेबली काफी, इनहेंस्ड बढ़ जाती थी। उसकी आंखों की शक्ति काफी बढ़ जाती थी। कैसे बढ़ती थी? बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड एंड डार्क विस्कर्स। कहता क्या है मालूम है? द पावर ऑफ हिज आईज, उसकी आंखों की शक्ति इसलिए बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि वो कहाँ थी, किसके बीच थी? उसका जो फॉरहेड पेंटेड है, यानी उसने अपने सिर को पेंट करके रखा है, और उसकी जो विस्कर्स डार्क मूछें थी उसकी, और उनके बीच में उसकी आंखें थी, जिस वजह से ऐसा लगता था कि उसकी शक्ति बढ़ जा रही है। विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, उसकी जो मूछें थी वो कहाँ थी? स्ट्रीम डाउन, नीचे की तरफ झुकी हुई थी, गालों तक पहुंचती थी। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि वो देखने में कैसा दिखता था। इवन अ हाफ विट, बेवकूफ व्यक्ति, कोई पागल भी होगा ना तो भी उसकी भी आंखें चमकने लगेगी ऐसे सिचुएशन में, उस तरीके से रंग के उसको रख दिया जाए तो। आईज वुड स्पार्कल, चमकेंगी, इन सच अ सेटिंग, ऐसी सेटिंग कर दी जाए ना, सेटिंग भाई जिस तरीके से उसे रंगा गया है और उसकी मूछें हैं, आंखें यहां वहां टहल रही हैं, ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी पागल भी रहेगा ना तो वो दिव्य पुरुष लगने लगेगा। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, और देखिए क्या कर रहा है ये, और भी ज्यादा इफेक्ट लाने के लिए, टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही वाउंड, वो बांध लेता था, अ सैफ्रॉन, केसर यानी केसरी रंग का, टर्बन पगड़ी, तो वो बंदा क्या करता था, एक केसरी रंग की पगड़ी भी बांध लेता था। अब तो देखो भाई एस्ट्रोलॉजर तो दिख ही रहा है, दिख गया ना आपकी आंखों के सामने, ठीक है। अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ बांध लेता था, भाई पगड़ी तो चारों तरफ ही बांधेगा। हिज कलर स्कीम नेवर फेल्ड, क्या बात है, उसका जो कलर स्कीम था ना बच्चों, जो रंग की योजना बनाता था ना, वो कभी फेल नहीं हुई। समझ में आ रहा है? हमेशा अच्छा ही बन के दिखता था वो। पीपल वर अट्रैक्टेड, लोग उसे देखते ही ना आकर्षित हो जाते थे। एज बीज आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मोस, जैसे कि मधुमक्खियां कॉस्मोस का पौधा देख के आकर्षित होती है, या फिर डालिया का फूल देखकर, ठीक है, ये एक प्रकार का पौधा है बच्चों, इसका फूल देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। कौन? बीज, मधुमक्खियां। उसी तरीके से कस्टमर भी उसको देख के अट्रैक्ट होते थे, लोग उसका चेहरा देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, अपना हाथ दिखा के भाग्य पूछने लग जाते थे, भैया हमारा भी भाग्य बता दो। ही सैट, वो बैठता था, अंडर द बॉज, पेड़ का एक हिस्सा, यहाँ पे इसका मीनिंग टहनी है, वो पेड़ के टहनियों के नीचे बैठता था। ऑफ अ स्प्रेडिंग, फैला हुआ, टर्मरिंड, इमली, इमली के फैले हुए टहनियों के नीचे बैठता था। अब जानते ही इमली का पौधा देखा है आपने, बहुत ज्यादा फैल जाता है, एकदम घना होता है और बहुत ज्यादा फैला हुआ, उसके पेड़ के नीचे ही वो बैठा करता था। विच फ्रैंक्ड, घिरा होना, विच फ्रैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, यानी वहीं से होते हुए एक रास्ता गुजरता था जो कहाँ जाता था? टाउन हॉल पार्क में जाता था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस, ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत स्थान था। इन मेनी वेज, कई तरीकों से, बहुत अच्छी जगह उसने चुना था कि यहां बैठूंगा तो मेरा बिजनेस तो होके ही रहेगा। अ सर्गिंग क्राउड, अ सर्गिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, हमेशा आया जाया करती थी। दिस नैरो रोड, इस सकरे रास्ते से होकर, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी पूरा सुबह से लेके रात तक ये रास्ता हमेशा बिजी रहता था बच्चों, इस पे से लोग आया जाया करते थे। हालांकि रास्ता सकरा है फिर भी। अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, कई तरीके के व्यापार, एंड ऑक्यूपेशंस, व्यवसाय, वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, पूरे रास्ते पर किए जाते थे। मतलब कई तरीके के व्यापार वहां पे चलते रहते थे पूरे रास्ते पे आगे तक। आपने देखा होगा ना, मार्केट में आप जाएंगे ना तो दोनों साइड में बहुत सारे वेंडर्स आपको दिखाई देंगे, कुछ न कुछ आर्टिकल्स बेचते हुए, कुछ भी बेचते रहेंगे। तो वैसा ही वहां पे भी सिचुएशन था। कौन कौन थे वहां पे, चलिए देख लेते हैं। मेडिसिन सेलर, दवा विक्रेता, दवाई बेचने वाले। सेलर्स ऑफ द स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक,
चोरी का हार्डवेयर बेचने वाले और कबाड़ बेचने वाले। यहाँ पे जंक का मतलब है कबाड़, बेकार वस्तुओं को बेचने वाले वहां पे थे, विक्रेता थे। मैजिशियंस भी थे वहां पे, जादूगर थे। एंड अबाव ऑल, और इन सब के अलावा एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, नीलाम करता, जो नीलाम करता था, बोल बोल के सामान बेचता है, सस्ते कपड़े बेचता है चिल्ला चिल्ला कर, वो बंदा भी वहां पर था। हु क्रिएटेड इनफ डीन, शोरगुल, जो कि पूरे दिन शोर करता रहता था वहां पे, ऑल डे, पूरा दिन चिल्लाते रहता था। अब भाई वो कपड़ा बेच रहा है तो ले लो भाई, ले लो, सस्ता ले लो, सस्ता मिलेगा वगैरह वगैरह, सब बोलते हैं ना, वैसा ही वो चिल्ला चिल्ला के बेचते रहता था। यानी पूरे दिन वहां पे इनफ डीन क्रिएट होता था। डीन हल्ला, शोर, आवाज, ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो कि पूरे शहर को, पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। उसकी आवाज ही सुन के सब भागे भागे चले आएंगे, ऐसा था। नेक्स्ट टू हिम, उसके आगे कौन था भाई? उसके आगे इन वोसिफरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। वोसिफरसनेस कोलाहलकारी, शोर मचाने वाला, केम अ वेंडर बेचने वाला, सेलर, ग्राउंडनट मूंगफली बेचने वाला था। वो एकदम कोलाहल मचा देता, शोर मचा देता था। देख रहे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सब चिल्लाने वाले बहुत है। हु गेव हिज वेयर, सामान, अपनी बिक्री की वस्तु को एक फैंसी नाम दिया करता था, बाय कॉलिंग इट, कभी कभी बुलाता था, कहता था बॉम्बे आइसक्रीम है भाई, बॉम्बे आइसक्रीम ले लीजिए। वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या कहला था? दिल्ली एलमोंड, एलमोंड बादाम, ये दिल्ली का बादाम है, खाइए खाइए खूब खाइए, दिल्ली का बादाम है। एंड द थर्ड, और भाई तीसरे दिन क्या कहता था? राजास डेलिकेसी, राजा का भोजन है ये, राजभोग है, राजभोग, ऐसा कहता था। एंड सो ऑन, इसी तरीके से रोज कुछ न कुछ नया नाम लेके चिल्लाते रहता था और सामान को बेचते रहता था। एंड सो फोर्थ। एंड द पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग, फ्लॉक है जमा हो जाना, लोग वहां पे जमा हो जाते थे उसके पास। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ क्राउड, भीड़ का काफी भाग, डेलीड बिफोर एस्ट्रोलॉजर टू, डेलीड रुक जाता था। कहां पर रुक जाता था? एस्ट्रोलॉजर के पास, यानी ज्योतिषी के पास। देख रहे इतना, जहां पे इतनी सारे दुकानदार होंगे, इतना सब चिल्ला चिल्ला के बेचने वाले होंगे और रोड कंटिन्यूसली बिजी रहेगा, वहां से आते जाते लोग जब आएंगे जाएंगे, और इस तरीके का भेष बना के वो बैठेगा, आंखें चमकती रहेंगी बराबर, और पूरा एकदम बेहतरीन दिखाई देगा बंदा, तो कोई भी जाएगा अपना हाथ दिखा के पूछने लग जाएगा। तो इसी तरीके से उसे कस्टमर भी मिल जाया करते थे वहां पे, उसकी जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस का लेन देन किया करता था। ट्रांजैक्ट करना मतलब लेन देन करना। बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, लाइट प्रकाश, फ्लेयर ज्वाला, ज्योति आग की ज्वाला, विच क्रैकल शोरगुल करना, मामूली सा शोरगुल। समझ में आया? अरे आग के चटकने की आवाज आपने सुना है ना, जब आप आग जलाएंगे तो लकड़ियां कैसे चट चट की आवाज निकालती हैं, तो उसे क्रैकल्ड कहा जाता है। एंड स्मोक्ड अप, यानी चट चट की आवाज करते हुए स्मोक अप, धुआं निकालते हुए जलती थी। अबाउट द ग्राउंडनट हीप, कहां पे जलता था भाई? वो ग्राउंडनट हीप के ऊपर। ग्राउंडनट मूंगफली का जो बाहर का छिलका होता है उसका, उसे निकाल के जब उसका ढेर बनाता था ना वो, तो वो उसे जला देता था, जलाता था तो वो चट चट की आवाज से जलता था, और उसी की ज्वाला की जो प्रकाश थी ना, लाइट थी, उसी से उसका काम चल जाता था। नियर बाय, कहां पे चलते रहता था ये? उसके पास में ही, यानी बंदा एस्ट्रोलॉजर बैठा है, उसके थोड़े ही दूरी पर मूंगफली का वो कचरा फेंकता है बंदा, उसे जला देता है, वो चट चट की आवाज से जलता है, उसमें से प्रकाश निकलता है, वही ज्वाला, वही प्रकाश उसे काम आता है अपना बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन करने के लिए। कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।